वेलकम अगेन इन फिजिक्स विद यू। जैसे कि आपने देखा कि ये थोड़ा फिजिक्स जैसा तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। और हम एक प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे जब चैनल के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि हम फिजिक्स को छूते हुए जो जो फिजिक्स के लिए जरूरी हैं, हम उन हर एस्पेक्ट की बात करेंगे। पर ये जो सब्जेक्ट है ना, पाइथन का, ये सिर्फ फिजिक्स का रह नहीं जाता है। पाइथन सबको जानना चाहिए। और ये एनईपी की गाइडलाइन जो है, जिसमें कहते हैं कोडिंग फॉर एवरीवन, उसके अनुरूप भी है। तो पाइथन सीखना चाहते हैं तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके लिए है ये। इस बार का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम बहुत सिंपल रखा है, व्हाट इज पाइथन। हम आराम से शुरू करेंगे, सो दैट जो बिगिनर्स हैं उनको समझने में आसानी हो, उनको समझ में आए कि हमें ये भाषा सीखनी है प्रोग्रामिंग की, तो क्यों सीखनी है। कोशिश करिए मैंने कि लैंग्वेज हमारी बायलिंगुअल ही रहे, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण मिलता रहे, ताकि आप सब्जेक्ट के साथ बने रहे। इंग्लिश में बहुत सारी वीडियो है पाइथन पे, तो मुझे नहीं लगा कि बिल्कुल इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने बायलिंगुअल रखने की कोशिश करी है, काफी हद तक हिंदी में रहने की मैं कोशिश करूंगा। तो हमारे कई मॉड्यूल हैं इसमें। पहला मॉड्यूल है पाइथन बेसिक का। इसमें 5 से 6 वीडियो होंगी हर स्ट्रीम के लिए है, तो मैं इसमें अननेसेसरी फिजिक्स की बात नहीं करूंगा, सिर्फ पाइथन की बात करूंगा और कौन कैसे किसको यूज कर सकता है उसकी बात करूंगा। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। पाइथन की जितनी वीडियो हैं हमारे पास अभी यूट्यूब में, उनमें सीधा प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मैं सीधा प्रोग्रामिंग की बात भी नहीं करूंगा। मैं आपको बिल्कुल जो मुझे लगता है कि बिल्कुल शुरू से चलना चाहिए, मैं वहां से चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को आराम से देखेंगे, समझेंगे कि क्या पाइथन का सोच था जिसकी वजह से पाइथन बना, किस वजह से पाइथन की टर्मिनोलॉजी जो है, जो पाइथन के इसेंशियल्स है, वो कैसे डिफरेंट है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हालांकि बहुत ज्यादा कंपैरेटिव नहीं हूं, पाइथन पे स्टिक रहूंगा, बट थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। तो इन्हीं सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पाइथन का सब कुछ बताऊंगा, तो ये एक, आप कह सकते हैं, ऐसी चीज है जो आपको शायद ही कोई और बताए। दैट इज द प्री पाइथन स्टोरी, पाइथन के जन्म से पहले की कहानी। तो सुनते हैं, चलते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे.वी. रोसुम। रोसुम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो रोसुम जी जो हैं, ये पाइथन के फादर है। कैसे फादर हैं इसको समझिएगा। ये बेसिकली एक डच है, और इनकी मास्टर्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में थी। CWI नाम की एक कंपनी है नीदरलैंड में, जिसमें ये काम कर रहे हैं 1987 में। एक लैंग्वेज थी जिसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, नाम था ABC। और उसी को डेवलपमेंट में इनको हेल्प करनी थी। लॉन्च हो चुका था, फर्दर हेल्प कर रहे थे। तो ABC नाम समझ रहे हैं, ABC कुछ याद आया आपको? एक लैंग्वेज है इसमें, सी नाम से। आपको पता हो, पता नहीं आपको होगा कि सी से पहले बी आई थी, पर ए नहीं था। तो जिनको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता हो, उनको पता होगा कि बी आई थी पहले, बी के बाद सी आई। तो जिन्होंने एबीसी बनाया, 3 लोग थे, ये नाम मुझे याद नहीं है। उन 3 लोगों ने कोशिश करा कि वो सी से थोड़ा सा डिफरेंट हो, सी से थोड़ा सिंपल हो, थोड़ा आसान हो। और उसी प्रोजेक्ट पे रोसुम जी को काम करना था, डेवलपर की तरह काम करना था उन्हें। उन्होंने काम करा भाई। और काम करने के बाद उनको एबीसी की कुछ चीजों से तो प्यार हुआ, कुछ चीजें उनको बहुत बुरी लगी। अब जो प्यार हुआ वो क्या था कि ये आसान था,
सीखने के लिए। इंटरेक्टिव था, ठीक है ना? इंटरेक्टिवनेस बहुत जरूरी होता है, और सबसे बड़ी बात सिंपल था। तो ये तीन चीजें तो इनको बहुत अच्छी लगी। अब बुरा क्या लगा? इसकी एरर हैंडलिंग बहुत मुश्किल थी, इंटरफेस करना मुश्किल हो गया था, जो सिस्टम लेवल फीचर्स होते हैं उनके एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, उसको एक्सेस था ही नहीं रादर। और एक जो डेवलपमेंट थी वो समवट क्लोज थी, ओपन नहीं थी। तो आदमी सिंपल हो पर दुनिया से इंटरेक्ट ही ना कर पाए, अपने आप को ठीक करने में उसको दिक्कत हो जाए, तो ऐसा सिंपल का भी फायदा नहीं हो पाता। इसी वजह से रोसुम जी को ये पॉइंट्स बड़े खटके। किसके बारे में? एबीसी के बारे में। एबीसी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो एक क्वेस्ट, एक प्यास जन्म ले चुकी थी रोसुम जी के दिमाग में। यहीं से ओरिजिन होता है पाइथन का। तो जैसे मैंने बताया आपको, देयर वाज अ क्वेस्ट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज इनसाइड द माइंड ऑफ रोसुम जी। सो व्हाट ही हैज डन, उन्होंने करा क्या, अपनी चीजों को सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मुझे एक नई लैंग्वेज बनानी है जिसमें रीडेबिलिटी हो, सिंप्लिसिटी हो, और उस सब के साथ साथ उसमें एक्सप्लिसिटनेस भी हो, यानी कि उसमें खुद ही में हो, अपने आप में पूरा हो, रोबस्टनेस हो उसमें, ठीक है, बट विथ सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी। तो इसके लिए अपनी गर्मियों की छुट्टियों में 1989 में उन्होंने काम स्टार्ट किया, और 2 साल के करीब में उन्होंने जो एक नई लैंग्वेज थी उन्होंने उसको डेवलप भी कर दिया। अब जब डेवलप कर दिया तो लॉन्च करने की बारी आई। अब लॉन्च, बच्चे का जन्म हो जाए तो नामकरण भी तो जरूरी पार्ट है ना भाई, तो जरूरी था, तो नामकरण भी करने चले गए। अब जब नामकरण करना था उनको, नामकरण करना था उनको, तो उनको याद आया वो एक टीवी सीरियल दिखा करते थे 1970s में। 1970s मतलब जब उनका बचपन था, जब वो टीनेज के थे, जब वो टीनेजर थे, तो उस टाइम में एक यूके में टीवी सेट चला करता था कॉमेडी का, जो कि मोंटी पाइथन से था। ग्रुप था एक मोंटी पाइथन का कॉमेडी ग्रुप, तो वो चलाते थे फ्लाइंग सर्कस के नाम से। तो वो इनको इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने उसमें जो पाइथन है ना, ये नाम देख रहे हैं पाइथन, इस पाइथन के नाम से उन्होंने अपने इस जो उन्होंने लैंग्वेज डेवलप करी थी उसका नाम रख दिया। तो पाइथन का सांप से कोई नाता नहीं है भाई, ये बात समझ लीजिए आप। पाइथन का इस कॉमेडी से नाता है, जो टीनेज कॉमेडी कह सकते हो थोड़ा सा। तो 1970 में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी यूके में उन दिनों, तो उसका उन्होंने यूज करा। और जो लोगो है ना वो भी डिफरेंट था। लोगो था इस तरह से, जिसमें ये ब्लैक बैकग्राउंड पे परफोरेटेड वे में, ये आप देख रहे हैं पाइथन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल है, क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये डाला था। आज का जो लोगो है, जो आप ये वाला देखते हैं जिसमें ये दो सांप है, पता नहीं आपने आइडेंटिफाई करा कि नहीं करा कभी, तो देखेंगे ये दो सांप है। अब ये दो सांप सिमेट्रिकली अपोजिट है। तो मेरे को लगता है, पता नहीं लोगों की जहां तक मेरे को समझ है, सिमेट्री और हार्मोनी का तो उन्होंने ध्यान रखा, कलर भी बड़े ध्यान से सिलेक्ट करे। ये देखिए ब्लू कलर है, जो ट्रस्ट को और प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, और ये येलो कलर है जो एनर्जी ऑफ यूथ को दिखाता है, टीनेज को दिखाता है। देखो टीनेज से तो जुड़ा हुआ है ही, ठीक है ना? तो टीनेज की एनर्जी और प्रोफेशनलिज्म का ट्रस्ट, कलर कोड से ये दिखाया, उन दोनों में हार्मोनी दिखाई, उन दोनों में सिमेट्री दिखाई, ठीक है। तो लोगो, ये लोगो लगभग 2005 या 2006 में रीलॉन्च हुआ, री एडवर्टाइज करने के लिए पाइथन को, और उसके बाद पाइथन ने बूम लिया। तो लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है अ, किसी भी आपके प्रोडक्ट को एनहांस करने में,
उसको ग्लोबलाइज करने में, कि आप देखिए ये लोगो इतना सिंपल है, कनेक्टिंग है और आपकी चीजों से इतना जुड़ता हुआ है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रही बात लोगों की। मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ, तो मैं हर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अल्टीमेटली बात आपको क्या समझ में आई कि जो पाइथन है ना, पाइथन इज कंसेप्चुअली ए स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ एबीसी। यानी कि जो एबीसी था, उसने अपना शरीर छोड़ दिया, अब वो पाइथन में आ गया। समझ रहे हैं बात को? नेचुरल है ना, पाइथन में एबीसी की सारी अच्छी चीजें थी, क्योंकि एबीसी के डेवलपमेंट में जो बाद का पार्ट था लॉन्च होने के, उसमें रोसुम जी थे, तो उन्होंने उसकी अच्छी चीजें सारे रख दी। जो उनकी बुरी चीजें थी उन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी, हटा के एक नया प्रोग्राम बना दिया जिसका नाम उन्होंने कर दिया पाइथन। तो बेसिकली पाइथन आप ऐसा भी कह सकते हैं एबीसी का पुनर्जन्म था, राइट। और 1991 में पाइथन लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये एक बात रही पाइथन का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सारी बात को क्रक्स हम एक लाइन में करते हैं कि पाइथन का जन्म क्यों हुआ। पाइथन वाज क्रिएटेड to fill the gap between the shell scripting and system programming, offering a simple, readable, yet powerful language for both. For both means बिगिनर के लिए जिसके पास एनर्जी है, प्रोफेशनल के लिए जो ट्रस्ट पे काम कर रहा है, राइट। तो लोगो मैच कर रहा है यहाँ से। जो पाइथन की अपनी डेफिनेशन है उसमें ये लोगो अलाइन हो गया, प्रोडक्ट अपने आप अच्छा बनेगा। ठीक है ना, लोगों तक पहुंचेगा। तो जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि जब लोगो डिजाइन करते हैं तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में और लोगों में अगर मैचिंग होगी तो चीजें अपने आप नेचुरल वे में ग्रो करेंगी, जैसा पाइथन के साथ हुआ भी। तो पाइथन की बात आपको समझ में आ गई। जो स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम थी और प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है सिस्टम की, उन दोनों के बीच का एक मैचअप था ये। और इसी वजह से पाइथन की वर्सटाइलनेस जो हम देखते हैं आज की डेट में, जो एक्सप्लिसिटनेस देखते हैं, वो सब मौजूद रहता है। अब आप में से कई कहेंगे सर ओरिजिन ऑफ पाइथन बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि मेजर पॉइंट आता है ना। ओरिजिन ऑफ पाइथन मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसका कोडिंग में आपको हेल्प करने मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, मुझे पता है। पर कम से कम आपको ये समझ में आएगा पाइथन है क्या। दूसरी बात ये समझ में आएगी आज पाइथन है क्या, पाइथन के बाद किसी और डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो आपके दिमाग में ये सोच डालना इंपॉर्टेंट है कि पाइथन की सोच क्या थी, और फ्यूचर में पाइथन जैसे कितने प्रोग्राम बनाने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह की नीड आपको सोसाइटी में मिलने वाली है। तो उसके लिए एक सोच, एक सनक का होना जरूरी है, जो रोसुम जी में था। उन्होंने सनक को 2 साल में कन्वर्ट करा है, उन्होंने छुट्टियों में अपनी छुट्टियां खराब करी हैं पाइथन के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके नई चीजें आती हैं। आज उनको सब फादर ऑफ पाइथन के नाम से जानते हैं। सिर्फ वो 2 गर्मियों की छुट्टियां उन्होंने खराब करी ना बस। पर आप तो हमेशा जानते हो कौन है फादर ऑफ पाइथन, राइट। तो पर्पस है उस सोच को आप में घुसाना जिसने इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में काम किया, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग कोडिंग को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने ओरिजिन ऑफ पाइथन जान लिए हैं, तो हम चलते हैं अब व्हाट इज पाइथन पे। अब व्हाट इज पाइथन की जब मैं बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं अगले 2-3 मिनट में, यही इस पूरे वीडियो का एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पाए, हालांकि देखना चाहिए आपको पूरी वीडियो, पर अगर नहीं देख पाए तो कम से कम ये 3-4 मिनट आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा क्रक्स, पूरा एब्स्ट्रैक्ट यही है। तो व्हाट इज पाइथन? इट इज सिंपल येट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिमेंबर दैट वर्ड, सिंपल येट पावरफुल। पैरामीटर खास क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, नो डाउट। जितनी लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज के बाद बने सारे हाई लेवल ही, फिर जो आपको समझ में आए। तो मशीन लैंग्वेज में काम करना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से सबको पता होगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, राइट ना।
तो नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको नहीं पता, तो मैं आपको इस पे एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा होल लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है और किसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज फॉर द पाइथन इज कंसर्न, एज फार एज द पाइथन इज कंसर्न, दैट इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, मैं आपको बता दूं। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसको कंपाइलर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है, जब इसका एग्जीक्यूशन फाइल चलता है तो इसको मशीन लैंग्वेज में दोबारा से कोड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर की जरूरत होती है। ये इंटरप्रेटेड है, कौन? पाइथन। तो इसको कंपाइलर की जरूरत नहीं है। ये है इस इंटरप्रेटेड वर्ड का मीनिंग। ये ध्यान से समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन इजी टू लर्न, ऑफ कोर्स जो सीखने में आसान हो, सिंपलिसिटी के लिए तो बनाया गया था इसको। तो ये तीन फीचर है इसकी। तो हम क्या समझे पाइथन के बारे में कि पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। खास बात है, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग डायनेमिक टाइपिंग। अब ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग डायनेमिक टाइपिंग? स्ट्रॉन्ग डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि जो मेरा वेरिएबल है, मान लेते हैं x इक्वल टू आप 10 लिख देते हो, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि x क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर क्या कहते हैं स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको वेरिएबल के टाइप को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जबकि कुछ लैंग्वेजेस में उसको बताना पड़ता है, जैसे इंट, इंटीजर के लिए आईएनटी यूज करते हैं सी फैमिली में, तो वहां लिखना पड़ता है इंट, तो यानी बताना पड़ता है। यहाँ आपको नहीं बताना, जो होगा और रन टाइप पे अपने आप समझेगा। ठीक है, कंपाइलर है ही नहीं यहाँ पे, उसको इंटरप्रेटर ने समझना है और इंटरप्रेट कर लेगा उसको कब, जब रन टाइम आएगा उसका। ठीक है, तो ये क्या है, डायनेमिक टाइपिंग है। दूसरा जो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, जो इंटरप्रेटेड मैंने बार बार बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है ये लाइन बाय लाइन होता है इसमें। तो ये सब डायनेमिक टाइपिंग के अंदर लाइन बाय लाइन आपका इंटरप्रिटेशन हर बात पे, और उससे क्या होता है आपका जो एरर का है वो चांस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक टाइपिंग के अंडर बात आती है। तो मेन डायनेमिक की बात यही है कि जो आपके इंटीजर्स हैं या जो भी आपके टाइप्स है वेरिएबल के, उसको आपको पहले मेंशन नहीं करना, वो अपने आप कर लेंगे बाद में। ठीक है, इसलिए इसको डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गार्बेज कलेक्शन। मैं इसके बारे में 1 मिनट में बताता हूँ, अभी आपको पहले तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी क्लास है, अब इस क्लास में क्या है, बच्चे आए, डेस्क है, वो मान लेते हैं मेमोरी की लोकेशन है, उसको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो बस क्लास में बच्चा आया, वो अपने आप ये बताएगा उसको कहाँ बैठना, वो अपने आप जाके वहां बैठ जाए। तो ये तो हुई ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन। अब एक बच्चे की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है, 2-4 दिन से यूज भी नहीं आ रहा, वो पढ़ भी नहीं रहा, क्या करने, तो ये उसको ऑटोमेटिकली गार्बेज में डाल देता है। तो इसको कहते हैं डी एलोकेशन। तो गार्बेज में क्या हुआ, जिस वेरिएबल का हमने यूज करना छोड़ दिया, हमारी पूंछ की तरह गायब हो गया, गायब हो गई ना हमारी पूंछ जैसे, तो वैसे गार्बेज कलेक्शन में भी कहता तो यही है। तो गार्बेज कलेक्शन में भी जो वेरिएबल अनयूज्ड है वो क्या हो गया, गार्बेज में डाल दिया गया। तो मेमोरी क्या होगी आपकी, फ्री हो गई। तो ये आपको मेमोरी फ्री अपने आप करता है, मेमोरी एलोकेशन अपने आप करता है, मेमोरी डीलोकेशन डी एलोकेशन अपने आप करता है। आपको करना नहीं पड़ता, बाकी लैंग्वेजेस में करना पड़ता है। ठीक है, काफी लैंग्वेजेस है ऐसे जिनमें करना पड़ता है। तो आपका मेमोरी का इश्यूज वहां पे हमेशा रहता है, वहां मेमोरी लीक का इश्यू रहता है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक मेमोरी मैनेजमेंट चल रही है। तो ये तीन इसके स्पेशल फीचर्स हैं, किसके, पाइथन के। और ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने चाहिए कि इन तीन टर्म्स का मीनिंग क्या है।
अब बात आती है एप्लीकेशन की। तो पाइथन डाटा साइंस में यूज होता है, पाइथन एआई में यूज होता है, वेब डिजाइनिंग में यूज होता है, रिसर्च में तो ऑफ कोर्स यूज हम करते ही हैं, एजुकेशन में भी यूज होता ही है। बहुत सारे ऐसे आपके पास फोटोग्राफी होती है या फिर सिमुलेशन वर्क होता है, जो मैंने इस वीडियो में भी अब अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो मैंने कई फोटो जो स्टार्टिंग में एक दो बना रखी है, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए भी आई यूज पाइथन मेनी ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो एजुकेशन में तो रोल सबको पता ही है कि पाइथन का रोल अच्छा खासा है। ठीक है, तो मेरा जो कहने का पर्पज था, पाइथन आपको समझ में आ चुका है कि ये एक सिंपल पावरफुल लैंग्वेज है। जो उसके फीचर्स है मैंने आपको बताया और एप्लीकेशन का मैंने आपको पॉइंट बताया। पॉपुलर क्यों है? पॉपुलर तो मैंने एक बता ही दिया, एजुकेशन में, रिसर्च में, डाटा साइंस में, एआई में, वेब डिजाइनिंग में, हर जगह इसका यूज है। अब इतनी जगह यूज होगा और जो एजुकेशन में यूज होगा वैसे ही पॉपुलर हो जाएगा। तो पाइथन हर जगह है। अब इसमें खास बात क्या है, जो कंपनीज है, अगर मैं स्टार्टअप स्टार्टअप सबको मिला लूं तो लगभग 2 मिलियन कंपनी, मतलब लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद को छूने वाली चीज हो गई है ये, जिसमें पाइथन किसी न किसी रूप में यूज होता है, थोड़ा ज्यादा करके, जैसे भी समझ लीजिए। ठीक है, तो पाइथन का यूज है। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह है, एक तो सिंपल सिंटैक्स है, जैसे कि इंग्लिश सिंपल है उसकी, राइट। उससे बड़ी वजह क्या है, जो इसका मैगमेंटो से लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जो लाइब्रेरी स्पोर्ट्स है, जैसे रंपई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, वो उसको बहुत अच्छा बनाते हैं। एक्चुअली ना अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बता पाऊँ, ज्यादा नहीं कहूंगा नंपाई के बारे में और बाकी के बारे में, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो प्योर पाइथन है उसमें एक एरर है। एक एरर क्या है, कंपाइलर तो नहीं है इसमें, पर एक इंटरप्रेटर जो है ना, इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि तो हर लाइन पे इसको चेक करना होता है। तो दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जो हर स्टेप पे सोच के चले, और एक सब कर लो लास्ट में सोच लूंगा। कई बार जो लास्ट में सोचने वाला है ना, वो क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, तो उसको डिबगिंग में टाइम लगता है, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो जो लैंग्वेज सी है वो अपने आप में पावरफुल लैंग्वेज है, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी डिबगिंग प्रोसेस और स्क्रिप्टिंग प्रोसेस लंबी हो जाती है। पाइथन की क्या है, छोटी है, वहां तक तो ठीक बात है। नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे आता है पाइथन का, इसका जो हर पॉइंट पे चलने वाला पार्ट है ना, वो उसके टाइम को बढ़ा देता है, रन टाइम को बढ़ा देता है, यानी कि पाइथन स्लोअर है। मैं नटशेल में नहीं कह रहा स्लोअर है। टिपिकली अगर मीडियोकर मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट है, मीडियम प्रोजेक्ट है, तो वहां पाइथन स्लो नहीं है, वहां पाइथन ठीक है। पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो वहां पाइथन काफी स्लो पड़ सकता है, बहुत हैवी जहां पे होता है। वहां पे क्यों होता है, क्योंकि जब आप मशीन लैंग्वेज में किसी चीज को कन्वर्ट करते हो और फिर उसका जब एग्जीक्यूशन होता है थ्रू कंपाइलर, तो बहुत फास्ट होता है। अब इसमें तो है नहीं वैसा कुछ, ये तो हर लाइन पे सोचने बैठ जाता है, इंटरप्रेट करने बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हर लाइन पे करेगा तो टाइम लेगा। ये मान लो 1000 लाइनें हैं, हर लाइन पे बैठा है, उसने 1000 को फटाफट करके कर देने हैं सी ने, पाइथन नहीं कर पाता है। तो वहां पे ना ये नंपाई काम आता है। नंपाई इसको एक फैसिलिटेट करता है सी के चीजों को। कई बार साइथन का यूज कर सकते हैं, पी की जगह सी लगा देते हैं, साइथन। तो वहां पे वो कंपाइलर यूज करता है, बट इन द हुड, मतलब अंदर से थोड़ा बहुत यूज करेगा। तो numpy में सारी चीजें होती हैं। तो numpy लगभग सी सी नहीं तो सी जैसा कुछ यूज करता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी फास्टर हो जाती है। थोड़ी नहीं, एफिशिएंटली फास्ट हो जाती है। और बाकी मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए तो पाइथन वैसे ही अच्छा है, एफिशिएंट है, फास्टर भी है। बट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें रनिंग टाइम में मतलब महीना 2 महीना साल लग जाता है, जो हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे आपको दिक्कत आती है। नंपाई वहां पे आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, डिटेल में और कभी बताऊंगा, जब नंपाई की बात करूंगा तब मैं इस बात को डिटेल में करूंगा। तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है पाइथन का, डिस्पाइट ऑफ दैट कि पाइथन स्लो है। इन लाइब्रेरी स्पोर्ट्स की वजह से, जो स्पोर्ट्स जो उसको
हेल्प मिलती है, उसकी वजह से ये अब बहुत एफिशिएंट हो जाता है। इसलिए पाइथन पॉपुलर भी ज़्यादा हो गया। और नेचुरल है, जो इसमें इतने फीचर्स होंगे वो 10-12 कंपनियों में यूज़ होगा। जब 10-12 कंपनियों में यूज़ होगा, तो सबको उसके बारे में पता लगेगा, फिर सब उसी को करने बैठ जाएँगे। तो मैं कंपनीज़ का नाम तो यहाँ लेते-लेते थक जाऊँगा। कुछ खास कंपनियों के मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, नासा, अमेज़न, उबर, ब्लूमबर्ग, आपको चैटजीपीटी पता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और जिस चैनल पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे ये भी। तो ये सब पाइथन ही बेस्ड है, पाइथन का यूज़ करते हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में यूज़ करते ही है। तो आई होप यू नो ऑल अबाउट थिंग्स। अब मेरे को लगता नहीं कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि पाइथन पॉपुलर क्यों है, ठीक है? हालाँकि पॉपुलैरिटी का एक और वजह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक वजह ये भी है कि अगर मैं एनईपी 2020 की बात करूँ, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें एक इशंस आ गया है कि कोडिंग फॉर एवरी लर्नर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। और एनईपी के हिसाब से वो प्रमोट कर रहे हैं 6th ग्रेड के बाद कोडिंग को। दूसरा है कि एनकरेज कर रहे हैं इंटर डिसिप्लिनरी कंप्यूटेशनल थिंकिंग जनरेट हो। ठीक है, ये भी सही बात है। हो सकता है, होना भी चाहिए। जब तक दो लोग एक आपस में नहीं करेंगे तो सही चीजें नहीं हो पाएंगी। लाइट लगानी है, रोड पे लगानी है, दोनों बात तो दोनों ही करनी पड़ेगी ना। और जो पाइथन है ना, ये आइडियल है, चाहे साइंस का बंदा करे, चाहे कॉमर्स करे, चाहे ह्यूमैनिटी करे, चाहे आर्ट्स का करे, सब कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी लैंग्वेज होगी जो 6th क्लास का बच्चा कर सकता है? सिंपल होगी। पाइथन है सिंपल, है सिंपल। पाइथन में आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे फोर्ट्रन एक लैंग्वेज थी। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रन है। बेसिकली वो साइंटिफिक है, 1956 में डेवलप हुई है। अबाउट वो साइंटिफिक है और उसी साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए ही यूज होती है। अब उसका यूज आप सोशल साइंस में नहीं कर पाते उतना। पाइथन वैसा नहीं है। पाइथन में साइंटिफिक भी है, नंपाई जोड़ दो तो साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल हैंडल कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज भी जो सोशल साइंस की फील्ड्स है, वहां पे भी उन सब का आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो पाइथन इन तीनों ही क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफिल कर लेता है। तो मेरे को लगता ये है कि पाइथन एनएपी 2020 के हिसाब से सबसे बेस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, जो हर एक को सीखनी ही चाहिए। राइट? तो एनईपी 2020 के साथ जो हमारा चैनल है फिजिक्स विद यू, ये भी अलाइन होता है। कि हम भी तो कोशिश यही कर रहे हैं, फिजिक्स कंप्यूटर को जोड़ दिया। ठीक है, कभी कभी आपको मोटिवेशनल भी दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट हो जाता है ना? अच्छा, मानना है तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, कोई बात नहीं। ठीक है, बट चलो हमारी कोशिश तो है ही, आगे चलते हैं। तो जो मैं कह रहा था कहाँ यूज होता है, पॉपुलैरिटी का इश्यू तो इससे भी आ जाएगा ना। तो रियल वर्ल्ड की हर एप्लीकेशन में पाइथन का यूज है। पाइथन फिजिक्स का सिमुलेशन हो, आप पाइथन का यूज करते हो। ठीक है, मैंने अपने पेपर का ही दिखा दिया। एआई और मशीन लर्निंग डाटा साइंस में भी यूज है। मैं यहाँ पे भी अपने पेपर से एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं ये दिखाने चाह रहा हूँ कि एक फिजिक्स के बंदे को बहुत यूज होती है, ये करता है इन सब चीजों का ही। ठीक है, बाकी एआई, मशीन लैंग्वेज और मशीन लर्निंग और क्या कहते हैं डाटा साइंस में यूज बहुत बड़े बड़े हैं। अब उनके विषय मैं जानता नहीं, वरना कॉपीराइट का भी चक्कर पड़ जाएगा। सबकी फोटो दूसरों की लगाऊंगा, तो जहां अपनी है वहां अपनी लगा दो। ठीक है, तो मेरा काम है थोड़ा सा, जहां मैं पाइथन को यूज करता हूँ तो मैंने वो लगा दी है। ठीक है, एप्लीकेशन दिखाने के लिए। वेब डेवलपमेंट और ऑटोमेशन में मेरा यूज नहीं है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ वहां पे। पर हाँ, यहाँ पे जानता हूँ। अब इसको डी जैनगो कहेंगे कि जैनगो कहेंगे, आप देखना। ये एक वेब फ्रेमवर्क है जो पाइथन बेस्ड है। राइट? तो वेब डिजाइनिंग में तो पाइथन का बेस फ्रेमवर्क ही है, तो अब कहना क्या है कि वहां पे यूज होगा ही होगा। अब फाइनेंस में, बायोलॉजी में, सोशल साइंस मॉडलिंग में, हर तरह की चीजों पे इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नेचर का लेटेस्ट पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ह्यूमैनिटी का है, सोशल साइंस कम्युनिकेशन का है, जिसमें उन्होंने पाइथन को यूज करा अपनी चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, मार्केट परफॉर्मेंस को, गवर्नमेंट प्लानिंग को, और उसके जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं उसके लिए जो उनकी प्रोजेक्शन है, कंपैरिजन है, कार्बन प्राइस इंटरवल्स के बारे में उन्होंने बात करी है। तो मतलब ठीक है, सब्जेक्ट पे नहीं जाना है हमें, बट मैं कहने का पर्पस ये है कि चाहे मार्केट है, चाहे सोसाइटी है, इन सब का कॉमन यूज यहाँ करके दिखाया गया है। तो मतलब मेरे कहने का पर्पस ये हुआ कि रियल वर्ल्ड की कोई सी भी एप्लीकेशन आप हर जगह पाइथन का यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीज तो पॉपुलर होएगी ही। ठीक है ना?
तो अब आपको बताइए, पाइथन सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। तो दूसरी बड़ी बात है कि चाहे आप स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे हो, चाहे आप मेरी टीचर तरह, सॉरी फॉर टीचर बोल रहा था, टीचर पता नहीं क्या बोलो, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जो टीचर है, रिसर्चर है, हमने कभी सीखा नहीं स्कूल में, इसलिए मैंने खुद को फॉर टीचर कहा, क्योंकि हमने कभी स्कूल में मतलब पाइथन वाइथन नहीं सीखा। हम जब टीचर बन गए, रिसर्चर बन गए, तब हमें सीखने की जरूरत लगी, हमने खुद सीख लिया, कोई अफलातून नहीं है। ठीक है, जितने एंटरप्रेन्योर्स जो 50-60 की एज के, उनके टाइम में भी पाइथन स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता था, उन्होंने सीखा है ऑटोमेशन के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए, बाकी पार्ट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, अमेजन में देख लो, उबर में देख लो, हर जगह पाइथन का यूज है। ठीक है, और उनके जमाने में स्कूल में तो उनको पढ़ाया नहीं गया था मेरी तरह, पर उन्होंने सीखा है, सिखवाया, काम करवाया, जैसा भी है। अब जितने नए जॉब सीकर हैं, या टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है, पाइथन सीखते हैं, भाई हर कोई सीख सकता है। यही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, एवरी वन कैन लर्न पाइथन बिकॉज इट्स सिंपल। तो आप बताइए, यू शुड लर्न पाइथन और नॉट? ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचिए, सीखना है कि नहीं सीखना है। और अगर सीखना है तो ये जान लीजिए कि ये स्किल फॉर द फ्यूचर है, और नहीं सीखना है तो बहुत ध्यान से जान लीजिए कि ये स्किल फॉर द फ्यूचर है। क्योंकि मार्केट में जो जॉब है, उसकी डिमांड पाइथन के बेस पे है, होने वाली है। जो एआई, एमएल, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें का रास्ता पाइथन से ही होके जाता है। और पाइथन से हमारी जो रिसर्च के फील्ड में भी अगर जा रहे हैं तो वो इजियर हो रही है, फास्टर हो रही है, यहाँ का तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कम से कम। मेरे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। इवन जब मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ना, तो भी मुझे पाइथन से बहुत हेल्प मिलती है, जो काम मैं 6 घंटे में करता, अदरवाइज पाइथन की हेल्प से वो काम मेरा लगभग 5 से 10-15 मिनट में हो जाता है। तो जो लोग पाइथन को समझ गए हैं, ठीक है, तो समझ ही गए हो तो सीखेंगे ही, अगर नहीं आता तो। और जो नहीं समझे हैं, वो उसको फिर से देख ले, और समझ में आ जाएगा कि क्यों सीखना है। तो जिनको सीखना है खुद से, उनको तो समझ में आ ही गया। जिनको नहीं सीखना है, उनके लिए स्पेशल है, को जरूर सीखी। ठीक है, और अगर सीखने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नीचे से बताने वाला हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, ओरिजिन ऑफ पाइथन। ठीक है, आपके क्या गोल है, क्या आपका बैकग्राउंड है, आप उसे कमेंट कर दें, मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ले पाऊंगा, आपके समाधान कर पाऊंगा उसका, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा, जैसे एससी वर्मा सर करते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा उनकी राह पे चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं फिलहाल कि फर्स्ट पार्ट ऑफ पाइथन लर्निंग को, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वहां पे मैं खत्म करता हूँ। आप कमेंट करें, बताएं कि क्या आपको और जानना है, क्योंकि कई बातें आपने देखा, मैंने थोड़ी थोड़ी बातें करी, रह गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि पाइथन स्लोअर है, ठीक है, पर इन नेटशेल फास्टर भी है। उस तरह मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अब चाहेंगे उसके विषय में और डिस्क्रिप्शन, तो मैं और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम कर रहा हूँ फिलहाल अभी। आप लोग एंजॉय करिए, लर्न करते रहिए। थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। नमस्कार।